संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान के अरूज पर बता दिया था कि इमरान खान का क्या हाल होगा। इमरान खान का हाल तो वही है, कुछ बातें उन्होंने मियां साहब के बारे में भी कही थी, उसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन मोहसिन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? खैरियत है? तबीयत ठीक है सर? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाए ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर। सर आपने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि मियां साहब के लिए रास्ते सारे साफ हैं, वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो ये रास्ते में रुकावटें कहां पैदा होगी सर फिर? अच्छा संदेला साहब, ये सवाल काफी लोगों ने मुझसे किया। रास्ते साफ थे तो वो पाकिस्तान आए और रास्ते बड़े साफ थे और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में लैंड किया, उनके केसेस खत्म हुए, उनको एक कंफर्टेबल जो है फीलिंग्स दी गई पाकिस्तान में, और खासकर उनकी पार्टी को भी। लेकिन देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, हमेशा इलेक्शंस में बड़ी मतलब पूरी दुनिया में जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर होता है, क्योंकि जिसको हम आम लैंग्वेज में अपसेट कहते हैं, जी उसमें बहुत से लोगों के दावे और एनालिसिस जो थे वो थोड़े से गलत साबित हुए। उसमें किसकी गलती है या किसकी नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से तकरीबन 1.5-2 माह पहले ही कहा था कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, और वो बड़ा क्लियर था। लेकिन उन्होंने ये बात पब्लिक में इसलिए नहीं की कि जो पार्टी है और जो मोमेंटम था इलेक्शन का और जो कैंपेन चल रही थी उसमें जो लोग हैं वो तो मियां नवाज शरीफ साहब को ही नून लीग का लीडर मानते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो वो इलेक्शन दौरान इलेक्शन अगर वो ऐसी बात बाहर निकलती तो हो सकता है उनकी पार्टी को डैमेज होता कैंपेन के दौरान। और ये वजह थी उनके, बिल्कुल ठीक है। चलें, लेकिन क्या समझते हैं जिस तरह का मैंडेट मिला है और नून लीग वफाक में आई है, इससे फायदा हुआ है नून लीग को? पीटीआई तो पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है दिन ब दिन सर। संदेला साहब, दो तीन चीजें ध्यान में रख लीजिए। एक तो ये है कि गवर्नमेंट बहुत जो है वो इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनी है, इसमें क्लियर मैंडेट नून लीग के पास नहीं है। बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आप फेडरल गवर्नमेंट ना लें और पंजाब की गवर्नमेंट लें और उसको मजबूत करें, जैसे कि पीपल्स पार्टी हमेशा से अपना सिंध मजबूत करके चल रही है। और वो पंजाब अगर आपके साथ हुआ तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप फिर मजबूती के साथ फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट बना सकेंगे। लेकिन मजबूरी है कि इस मुल्क को किसी ना किसी शख्स ने आगे लेके जाना है, और उसमें इस वक्त मौजूदा हालात में बेस्ट चॉइस मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को और बाकियों को यही लगी कि वो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो एक तहम्मुल और उनकी जो मैनेजमेंट और उनके जो काम का स्टाइल है, जिस तरीके से वो रात दिन लगा के चीजों को ले जाना चाहते हैं, उसकी रिजल्ट कभी तो खैर ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट आया ही नहीं आया, क्योंकि बहुत ही कम मुद्दत में उन्होंने सऊदी अरब का डेलीगेशन आ गया। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि हम लोग फाइनेंशियली किसी तरीके से इस मुल्क को लेके जाएं। अब दूसरी बात ये थी कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उनकी बेटी अगर पंजाब में चीफ मिनिस्टर, तो दिस इज मेरे ख्याल में पब्लिक की नजर में और जो उनके ओपोनेंट हैं उन्होंने इस बात को बहुत उछालना था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी अपने भाई के लिए भी खुद सेक्रीफाइस करके थोड़ा पीछे रहे हैं। और लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो सवाल मेरा पहला भी था लेकिन फिर मैं वहीं पे अटका हुआ हूं। आपको याद होगा सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम भी लिखा था और मैंने उनके साथ इंटरव्यू भी कहा था। वो कह रहे थे कि कुछ लोग मुतफिक नहीं थे कि मियां साहब को आगे आने दिया जाए या सादा अक्सरियत लेनी दी जाए। तो अब कुछ लोग से उनकी जो मुराद थी वो कह रहे थे कि जो ऊपर वाले 4-5-3-4 लोग हैं उनमें से कुछ, इसमें कुछ हकीकत है सर कोई? संदेला साहब, बेसिकली बात अब तो खैर निकल चुकी हुई है। हमारे जो एनालिसिस करने वाले एजेंसीज हैं उन्होंने इनको इलेक्शन से पहले कहा था आपकी 90A+ सीट हैं और 15 सीटें आपकी B+, अगर आप मेहनत करें तो मिल सकती हैं। तो ये तकरीबन 105 का मतलब था कि आप क्लोज टू सिंपल मेजॉरिटी आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इलेक्शन में सरप्राइजेस और एनालिसिस गलत हो सकते हैं,
और सरप्राइज मिल सकता है आपको। और ये जो खुफिया और ये जो खामोश और ये जो इनकलाबी वोट पड़ा है, ये मेरे ख्याल में इस एनालिसिस में सब फेल हुए हैं। क्योंकि जितना तूफान से पहले खामोशी थी और जितना फेवर नून लीग को मिल रही थी या पीपल्स पार्टी को मिल रही थी, उसमें खामोश वोट जो करके बैठा हुआ था और उस दिन निकला, इसमें कोई शक नहीं है, निकला। और उन्होंने मतलब इस कौम का अलमिया देख लीजिए कहाँ खड़े और किसको वो वोट डालने और क्या इनकलाब लाना चाहते हैं इस मुल्क में वो। तो उसमें मियां साहब को मतलब कोई इतना वो नहीं था कि जी वो ना आए। लेकिन अगर फर्ज कर ले, मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस देता हूं, अगर सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट रखते और फेडरल में ना लेते तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होता? और अगर मियां साहब आके प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो आपका ख्याल है उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनती? तो ये सारी चीज समझ के मियां साहब ने, देखिए उनका मेरे ख्याल में उनकी बेटी के साथ जो कि हर बाप का होता है, बहुत ज्यादा वो उनके साथ इंक्लाइंड है, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे पॉलिटिक्स में आए। इसीलिए अभी आप देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी मुस्लिम लीगी जितने भी रहनुमाएं हारे या जीते उनसे इन कॉन्टेक्ट हैं। वो बिल्कुल अपनी बेटी के साथ या शायद वो रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन ये कौम और जो उनको गाइड करने वाले हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको गलत गाइड कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है कि आप रिलैक्स करेंगे, ये वक्त नहीं कि आप तंदूरों में जाके खड़े होकर रोटी, आप 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। आपको किस काम पे किसके मशवरे ने ये काम लगा दिया है? आपका काम है कि रहनुमाई करें आके। और मतलब पंजाब गवर्नमेंट मतलब फेडरल गवर्नमेंट में आए, यहाँ आके बैठे, अपनी पार्टी के सदारत करें, रीऑर्गेनाइज करें, मुकाबला करें। आप जाके तंदूरों पे रोटी का रेट पूछ रहे हैं, यार खुदा का खौफ, कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ये मशवरा दिया? ये बात जो है ना, गंदम की कटाई, रोटी का रेट, ये संदेला सा से बहुत आगे जा चुकी है। ये वो जमाना नहीं है कि आप रोटी बांटे, घी का डब्बा। ये तरक्कियां और मुल्क आगे इन चीजों से नहीं बढ़ते। इसके लिए प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको किसी ने वो कॉस्मेटिक्स बता दी हैं, मरियम मेरी बहनों की तरह है, लेकिन वो मतलब जिस कॉस्मेटिक्स में वो पड़ गई हैं, और आपका जो मुकाबला करने वाला वो झूठ में मबनी है। वो सिर्फ बातें कर रहा है और उसका बयानिया चल रहा है। और आप जो है वो गंदम रोटी, पता नहीं किधर यतीम खाना, लंगर खाना, वो उसने भी चलाए। कौमें इन चीजों से तरक्की नहीं करती। वेक अप, जागो, आगे बढ़ो यार, किस काम में पड़ गए आप? बिल्कुल ठीक है, ये पार्टी की सदारत वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की। इस वक्त पार्टी को शायद मियां साहब की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर जुनैद लतीफ साहब जो है वो बड़ी डिफरेंट लाइन लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शेखपुरा का इलेक्शन 90 करोड़ रुपए में पिका है, पूरे का पूरा इलेक्शन। इसमें भी कुछ सदाकत हो सकती है या फ्रस्ट्रेशन है जुनैद लतीफ साहब की? मेरे ख्याल में, मेरे नजर में उनकी बहुत इज्जत है, दोस्त भी हैं हम लोग। मेरे ख्याल में उनको ये बात करना मुनासिब नहीं है। हार जीत होती है, अपनी पार्टी को या अपने लीडरान को एक डिफरेंट बयानिया लेके चलना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये बात मेरे ख्याल में हकीकत नहीं है इसमें, क्योंकि खाली जावेद लतीफ साहब तो नहीं आ रहे ना, इनके पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर भी हारे हैं और हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने एक्सेप्ट किया, राना सलाह ने किया, बोला ये जो दस्तगीर है उन्होंने किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हार जीत होती है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे नॉलेज में इनका ये जो इल्जाम है इसमें हकीकत नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, हकीकत नहीं है, ऑलराइट, हो गया। ये मोहसन बेग के बाद मोहसन नकवी, सर ये कहां से आए हैं सर? जो मेरे पास इतना है सर वो आप बता दें सर, मतलब एकदम कहां से कहां पहुंच गए सर? संदेला साहब, पाकिस्तान में चीजें इसी तरह ही होती हैं। देयर इज नो सरप्राइज। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो कि मैंने इस जगह पहुंचना है, वो जिग-जैग करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करके वो वहां पहुंच जाता है। अगर आपकी दाएं बाएं ऊपर नीचे की ख्वाहिश हो। कुछ लोग हैं जो इस काम में नहीं पड़ते, वो समझते हैं कि मैं ये ओहदा डिजर्व नहीं करता।
मैंने सारी जिंदगी में आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी ओहदे के पीछे इसलिए नहीं गया, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं डिजर्व करता। मैं इलेक्शन लड़ूं, कॉन्स्टिट्यूंसी में आऊं, प्रॉपरली आऊं, हेलीकॉप्टर से ना आऊं, अपने तलकात यूज करके ना हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं मतलब मुझे हो सकता है मैं किसी की मिन्नत करूं, दरवाजे पे बैठ जाऊं, थोड़ी पकड़ लूं, पांव पकड़ लूं, मैं बन जाऊं। ये काम नहीं होना चाहिए। जो जो चीज आपको, आप जिसके अहल हैं उसी पे रहना चाहिए। और ये जो ओहदे लेना चंदेला सा बड़ा आसान काम है। मेन चीज है डिलीवर करना। आया उस ओहदे, उस चेयर और उस ऑफिस के साथ अगर आप डिलीवर कर रहे हैं और जस्टिफाई करते हैं, तो फिर शायद आपका रूट जो है वो शायद मैंने ना रहे, लेकिन अगर आप उस रूट को इस्तेमाल करके वहां पहुंचे और डिलीवर नहीं कर रहे, तो फिर लोग बातें करते हैं। लेकिन सुभाष साहब खुश है बेग साहब नकवी साहब से, मतलब कंफर्टेबल है? ये सवाल तो आपका शहबाज साहब से ही बनता है। इस सवाल का जवाब हमें मिल गया सर। आपने गुज़श्ता दिनों एक बात कही थी कि 1.5 साल में दोबारा इलेक्शन, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी? क्या आपको भी यकीन नहीं है हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखिए, इस वक्त हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। 5 साल चलाना चाहें तो इसमें क्योंकि सब लोग स्टेक होल्डर शामिल हैं, ये 5 साल भी चल सकती है, कोई इशू नहीं होगा। ये जो तहरीक इंसाफ वाले सड़कों पे फिरते रहेंगे, ये डिस्टर्बेंस करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इनको इशू नहीं है। लेकिन मेरा वो जो कहने का मकसद ये था कि क्योंकि तहरीक इंसाफ का एक पैटर्न है, इनको होंगे उसके बाद ये 6 डिमांड्स और लेके आ जाएंगे। तो उस हालात में तो ये था कि ट्रिब्यूनल बनता, इलेक्शन के जो इनके ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस किया जाता। अगर कोई 2-4 हलकों में समझ लेते हैं कि जी बहुत ही कोई जुल्म हो गया है, तो ठीक है जी, उसको खोल के दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। और इसी तरह नून के अगर 2-4 बंदे निकल जाते हैं और वो री इलेक्शन होता है और फिर उसमें कोई 2-4 सीटें उनको, 2-4 सीटें इनको, तो इनका इशू एड्रेस हो सकता है। अदरवाइज मैं ये समझता था कि आप ये 2 बजट दें, थोड़ा सा इकोनॉमी को बेहतर करें। अभी इनकी गेट अप यही आ रहे हैं, पूरी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं दुनिया वाले, वो ये समझ रहे हैं कि हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें IMF से भी डील मिल जाएगी, हमारे पास ये जो फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट है वो भी आ जाएगी, हमारे कुछ जो हमने पिच किया पूरी दुनिया को कि हमारे ये प्रोजेक्ट है, इनमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बड़े बड़े जिसको कहते हैं कि उसमें बड़ी कंपनीज और कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड है। तो 2 बजट दे के थोड़ा सा संभाला दे के मिड टर्म इलेक्शन में जाए, और जो तरीके इंसाफ का ग्रीवेंस है, जो किसी और पार्टी का है, उसे क्या आ जाए जी अभी इलेक्शन करवा देते हैं, जो भी रिजल्ट निकले आपका या हमारा, ठीक है ना, ताकि ये इशू खत्म हो। अब इस स्टेज पे वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी बन गए हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी वो अपनी हुकूमत में पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे थे, अभी तो फिर अपोजिशन में, और अभी वो लोग आए हैं कि जो अपनी जात में काउंसलर का नहीं जीत सकते, और उनका तरीके इंसाफ से कोई लव लॉस नहीं है, उनका खान से भी नहीं, उनको अपॉर्चुनिस्ट है, वो मिला, उन्होंने टिकट जमा कराया, खामोश वोट पड़ गया, जो भी हुआ। तो वो मेरे ख्याल में उनका एक ही नजरिया जो इंटरनेशनल हमारी कॉन्स्पिरेसी इस मुल्क के खिलाफ है कि फौज को डैमेज करो, ब्लेम करो, उनको मलाइन करो हर चीज में। इसी तरह वो पार्लियामेंट में हर पॉलिटिशियन को, हर पार्टी से वो जो है वो खिलाफ चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान स्टेबल कंट्री नहीं है। और वो मैं आपको बताऊं, ये जो फोर्सेस पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं वो थोड़ी सी मुतारक हुई है इलेक्शन के बाद। देखिए, बम ब्लास्ट हो गए, फौज पे अटैक, जबानी भी, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, और अदरवाइज गर्दों की तरफ से भी। तो ये ओवरऑल एक कैंपेन है जिसका पीटीआई एक हिस्सा है। ये आपको पता है ना, जब वो मुफ्ती बानी ने बांग्लादेश में काम किया और वो गैलकी दिया के साथ और बाकियों के साथ मिले हुए थे, और अपनी फौज और अपने मुल्क के खिलाफ उन्होंने एक मास खड़ा कर दिया और एक ऐसी बोतानबाजी शुरू की कि वो आज तक गले पड़ी हुई है। और यही काम अभी फौज के खिलाफ हो रहा है। आप थोड़ा सा फर्ज कर लें, अगर फौज इस मुल्क में ना हुई तो इस मुल्क का हाल क्या होगा। हम न्यूक्लियर स्टेट है, मजाक नहीं है, लेकिन ये ऐसी एक फितना और ऐसा एक कल्ट
इजाद हो गया, जिनको ये नहीं पता कि अगर ये मुल्क डूबा तो भाई ये नहीं हम मरेंगे, आप भी साथ मरोगे। और ये जो मम्मी डैडी बर्गर क्लास है जो नाचते और बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये मुल्क नहीं रहा तो बचेगा कोई नहीं। ऐसी अफरा तफरी पड़ेगी संदेला साहब, माँ ने बच्चा नहीं संभालना। और इनको जो अच्छा इनको कहो कि यार थोड़ा सब्र कर लो। अगर आप इतने पॉपुलर हैं, आपका लीडर बहुत महान आदमी है, हालांकि खुदा जानता है ये जो जनता उसके पीछे फिर रही है, अवाम, ये उसको जानते ही नहीं है। वो इतना गलीज आदमी है, मॉरली इतना गलीज आदमी है, लेकिन गलाजत इन लोगों को नजर नहीं आ रही और ये समझते हैं कि वो मुल्क बचाएगा, वो मुल्क बचाएगा यार। तो मांग पीन के खाने वाला, अपनी औलाद उसने वहां छोड़ी हुई है, बीवियां उसकी, आप जरा उनका कैरेक्टर चेक कर लें, आप उसका जरा माजी चेक कर लें। 4.5 साल हुकूमत की, इस मुल्क को डुबा के गया, अभी तक मुल्क संभल नहीं रहा, वो फिर संभलने दे नहीं रहा। वो आपने सुना हो कहता मैं नहीं तो मुल्क में एटम बम गिर जाए। ये ऐसा जहनियत का शख्स है, ये इतना खुद नुमाई में और अपनी जात में बच्चों को, ये इन लोगों की फिक्र करेगा जो अपने बच्चों की नहीं करता। उनको कौन पाल रहा है? ठीक है, आगे से जो खातून अव्वल तीनी मशद, ये सारी चोरी चिकारी, इसमें क्या गलत है? कोई ये झूठ है? जो चोरियां आपने की, जो आपने डाके डाले, फरा गोगी, बुजदार, पीरनी, ये सारे लोग कौन थे? वो एक शहजाद अकबर, वो कमाल का आदमी है, कोई भागा यहाँ से। उसने हर बिजनेसमैन पे तो उसको लगा कि ये नून लीग का या केसेस बना के चला गया, लॉ अमेंड करा गया, खुद एक करप्ट और बदकिरदार इंसान जाके लंदन बैठ गए। उसकी शक्ल देखे, और वो इसी ISI के गेस्ट हाउस में रहता था, इनका पालतू कुत्ता था वो, सीढ़ी पे भौंक रहा है वहां बैठ के, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई माजी चेक करने वाला नहीं है। और लोग कहते हैं जी मुर्शद को लाओ। और भाई मुर्शद कौन है भाई? उसको आप पहचाने तो सही, किया वो, लेकिन क्या करें, इस मुल्क का अलमिया है, अपने मुल्क को खुद ही तोड़ने पे डरते हैं। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है जी, और आपकी सारी बातें जो है वो साहबे ज़ौक़ जो है उनको इसके बात का, लेकिन इसके बावजूद आई डोंट नो लोगों पे उसने क्या किया। सर अंदर बैठ के जो इन यूथियों का मुर्शिद है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कह रहा है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा पीछा करूंगा। सर क्या कुछ कहेंगे आर्मी चीफ साहब, उनकी बीवी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे? सर ऐसी औरतों को कौन नुकसान पहुंचाता है? मुझे आप बताइए। इसकी तो मुझे नहीं हैरानगी। अच्छा फिर देखें, अपनी औकात देखो और फिर आपकी बढ़कें देखो। मैं नहीं छोड़ूंगा, तू क्या करेगा भाई? मतलब क्यों आप इतनी बड़ी बड़ी बढ़के मार के सिर्फ पब्लिक को ये बता रहे हैं इल्जाम? और वो क्या हुआ उसकी वाइफ को? उसके डॉक्टर ने खुद कहा कोई जहर शहर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो फिर आप कह रहे हैं मेरी बीवी को कुछ हो गया। भाई आप ये भी कह सकते थे ना मेरी बहनों को ना कुछ हो, मेरी रिश्ते बीवी, वो भी जो उधार मांगी हुई है उसका खामद अदालतों में चीखे मार रहा है कि 2 नंबर है। और खुदा का खौफ किसके पीछे ये कौम पड़ी हुई है यार? उसकी ऑडियो थी, सारी औरतों के साथ जो सारी चीजें थी, वो इस कौम को नजर ही नहीं आती। क्या जुल्म है यार? हमारे माशरे में ये चीजें होती हैं इन लोगों की। मैं हैरान हूं जो लोग इसको फॉलो करते हैं। वो क्या उनके घरों में माए बहने इज्जत एहतराम कुछ नहीं है? जिस तरह वो सोशल मीडिया पे गालियां गलौज करते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने घर में अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते, या उनकी नजर में उनकी बहन माँ की कोई एहतराम इज्जत नहीं है। क्योंकि जो शख्स घर में अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, बहन भाई की इज्जत करता है, वो इस तरह बकवास नहीं करता सोशल मीडिया पे। और इस शख्स की खातिर इसने माशरा तबाह कर दिया हमारा। ये तो ऐसा मुल्ज़िम है कि खुदा की कसम इस पे इसको सजाए मौत होनी चाहिए कि आपने इस माशरे के साथ, इस नौजवान नस्ल के साथ जुल्म क्या किया। इसमें लीडर तो सब नेशन बिल्डिंग करते हैं ना कि माशरे का। कहते शऊर आ गया। और खुदा के बंदो, शऊर कहां है आपका? ये शऊर है आपका? मुझे पता है एस्टैब्लिशमेंट ने गलतियां की हैं, दुरुस्त से करते आ रहे होंगे,
लेकिन खुदा के मतलब कुछ सोच समझ के बात करें। जिस हालात में आप खड़े हैं, जिस मौके पे ये मुल्क खड़ा है, ये वर्ल्ड ऑफ कोलैप्स है। एक आध गलती की नहीं आपने तो ये गया। ये फिर इस 25-26 करोड़ को संभालना बहुत मुश्किल है। इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। इसको कोई संभाल नहीं सकेगा। तो फिर आपने भी एक दावा किया था कि जब तक GHQ है इमरान खान बाहर नहीं आएगा। कायम है सर इस दावे पर आप? नहीं आएगा। अगर आगे गया तो संदेला साहब, आप और मुझे कल एक, मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे दोस्त आए हुए थे, इलेक्शन हार गए, तो उन्होंने इस्लामाबाद आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, फोन करके बाद में मिले भी, तो उन्होंने कहा मौसम बेग अगर ये कोर्ट से मतलब ये जेल से आ गया तो पहला नंबर मेरा होगा, दूसरा तेरा होगा। मैंने कहा कोई फिक्र नहीं, उस वक्त भी इसका मुकाबला किया था, बाद में भी कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा जिन नहीं है जिसको, हाँ लोगों ने बना दिया उसको अंदर से। तो एक डरपोक, और देखें जो शख्स इतनी भड़के मारता है ना, वो दिल से बड़ा वीक आदमी और डरपोक होता है। वो सिर्फ ये शो करता है कि मैं बहादुर बनाऊं। जो बहादुर है उसको शो करने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा देखा जाएगा, पता भी चल जाएगा कि आप कितनी भड़के मार सकते हैं और कितनी अमली तौर पर आप खड़े हो सकते हैं। ये तो मजबूरी है उसकी, वो जेल में है। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन देख लें, जैसे उन्होंने इसने जो इल्जाम लगाया आर्मी चीफ साहब के ऊपर, और जिस तरीके से इसने इल्जाम लगाया बाकियों पे, तो उन्होंने कोर्ट्स में इसका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया नहीं जाता, मीडिया कोर्ट्स की कवरेज के लिए वहां उन्होंने क्लासेस लगा दिए ताकि ये मीडिया से बात ना कर सके। वो उसके ऊपर फैलान के अपना मुंह निकाल के तो फ्रस्ट्रेशन अपनी बता रहा था। ये है मुर्शद आपका, और ये है एक्स प्राइम मिनिस्टर आपका। ये खुदा की कसम, ये काउंसिलर के लेवल नहीं था। बस बदकिस्मती इस मुल्क की, कुछ हमारे लोगों की, ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसका कंडक्ट देखिए, इसकी सोच देखिए। ये शख्स स्टेबल आदमी नहीं है, और इसने अपनी इना की खातिर 25 करोड़ लोगों को दाव पे लगा दिया। इंटरनेशनल हमारे रिलेशन खराब कर दिया। अब इसका एक पागलपना सा बन जो है पागल, उसने कहा सऊदीया भी मांगता हमारी रजीम, और तेरी रजीम कोई 100 साल की बादशाह थी, तो यू आर वल्नरेबल। आपको उन्होंने जिताया, पोल्यूशन गवर्नमेंट थी, अपने आपके निकल गए, आप गिर गए। आप में सलाहियत नहीं 4 बंदों को साथ रखी। और अभी भी मैं बताऊं, अभी भी संदेला साहब आपको बताऊं, ये जितने इसमें और उधर KPK में बैठे, ये आधे बिकने के लिए तैयार है। मैं तो इस काम में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये सारे अपने मफाद की खातिर भाग जाएंगे। और इमरान खान से इनका क्या लव है? ये तो सारे तरीके इंसाफ के थे ही नहीं। और जो तरीके इंसाफ में हुकूमत करके गए थे, आपने देखा होलसेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे भाग गए। बिल्कुल सारे भाग गए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, मुफाहमत या कोई इमरान खान साहब के साथ डील की कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। आज अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी है कि कुछ सीनियर सियासतदान और कुछ जर्नैल जो हैं वो इमरान खान की और फौज के दरमियान में कुछ मुसाहलत करा रहे हैं। कुछ इंग्लैंड से भी खबरें आ रहे हैं, वहां पे भी सरगर्म है। बुशरा बीबी जो है वो भी लगी हुई है। मतलब कुछ चांस बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में कुछ किस्म का सर? तो इस्लामाबाद में कुछ किस्म की खबरें सर? देखिए, मेरे नॉलेज में तो इस वक्त तक कोई बंदा उससे ना बात कर रहा है। वो बुशरा बीबी ने ट्राई की थी बहुत। वो बड़ी कारीगर खातून है, उन्होंने ट्राई की, लेकिन वो काम नहीं चला। एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्बेंस इनकी तरफ से है, लेकिन वो इससे बात नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हुकूमत इनका जो शोर शराबा है उसको कंट्रोल कर लेगी। शोर शराबे को कंट्रोल कर। सर 9 मई वालों को सजाएं नहीं मिली सर, जिस लेवल पे मिलनी चाहिए थी। अगर इंग्लैंड की या अमेरिका की मिसालें लें तो दिनों में फैसले होते थे जो स्टेट के खिलाफ लोग जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो कल रात को एक लड़की देखी हमने, जो अभी भी सोशल मीडिया पे शायद फलक जवेद या कुछ इस तरह का नाम है, वो कल जिस लेवल का वो सोशल मीडिया के कैंपेन कर रही है, और वो 9 मई में इन्वॉल्व थी। कल वो आ गई है, पर्दे पर आ गई हैं। कल उन्होंने लाहौर जलसे में शिरकत की है। तो ये 9 मई वालों के बारे में इतना नरम रवैया क्यों है सर? सुंदरला साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है। 9 मई में फौरी तौर पर 1 महीने 1.5 महीने में सजाएं होनी चाहिए थी जी। उस वक्त वो अज़ाब बंदियाल और जो
बाकी टीम थी वो ये नहीं चाहते थे, वो सारे इमरान की फेवर में थे। यहाँ पॉलिटिक्स हर अदारे हर महकमे में घुसी हुई है और लोगों ने बहुत सख्त साइड्स जो है अपनी मुकर्रर कर ली हुई है। तो उसमें सजाएं ना होना एक बहुत ही बुरा तासर पड़ा। उसके 9 मई के सारी चीजें जायल हो गई और सजाएं ना देना, इतने अरसा लोगों को जेलों में रखना मैं समझता मुनासिब नहीं था। ये फौरी तौर पर सजाएं देके उनको जो भी जिसकी सजा बनती थी वो दे देनी चाहिए थी। अब क्योंकि वो इलेक्शन में जीत के आ गए हैं और वो जैसे कब्र से मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाता है, ये पीटीआई दोबारा जिंदा हुई और इसीलिए वो इतना सख्त एहतजाज या स्टांस ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि हुकूमत और स्टेबिलिटी जो हुकूमत को मिलनी चाहिए थी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो ना आए। तो अभी आपके सवाल के मैं इस चीज के बड़ा हक में था कि आप इतना लंबा अरसा ये बड़ी अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जेलों में हैं उनमें जो मेजॉरिटी वर्कर्स हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है। उन्होंने इन्हीं लोगों ने उनको भड़काया भड़कलाया और जिन्होंने भड़कलाया भड़काया वो फिर मफलर पहन के या तरीके वो जो थी तरीके काम में चले गए थे और आधे इलेक्शन जीत के वापस आ गए। वो जो वर्कर थे वो जेलों में, जिनको इन्होंने साथ भड़का के उन जगहों पे भेजा हंगामा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ उनको सजाएं दें, माफी दें, जो भी करना है जान छुड़ाएं और उनकी भी जान छूट गए। फैसला होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है सर। फैज हमीद के खिलाफ फौज के अंदर इंक्वायरी शुरू हो गई है, इसको कितना इनकलाबी समझते हैं और क्या सोशल मीडिया पे तो पता है जितने मुंह उतनी जुबान कह रहा है, ये भी सारा कुछ क्लीन चिट देने के लिए किया गया है। आपको लगता है कि फैज हमीद साहब को वो कुछ जो इंक्वायरी है इस पे कुछ सजा वगैरह होगी जो उनके बारे में कहा जा रहा है? देखिए, मैं क्योंकि ये जिस केस में उनकी हुई है कि डिटेल आपको क्या बताऊं, आई वॉज द वन टू हेल्प हिम आउट दैट गाय। अच्छा जी, मैंने ही उनको हेल्प किया। मैं बिल्कुल आई विटनेस समझ लीजिए, ये टॉप सारे इवेंट पता है। टॉप सिटी की बात करें सर? जी जी। और इस केस में तो फैज हमीद साहब को माफी तो किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। जो उस वक्त ये जुल्म कर रहा था सिर्फ पैसे और अपने भाई को वो सोसाइटी, इसमें कोई चीज गलत नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे में अगर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है तो इतने क्लियर कट एविडेंस हैं इसके खिलाफ, इसकी बचत नहीं होनी चाहिए। ये कोई किसी का ये काम नहीं कि आप बंदे उठा लो, मारो, पीटो, जायदादों पे कब्जा कर लो। इसीलिए फिर लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, इन जैसे कैरेक्टर्स के किरदार के ऊपर वो सारी फौज को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सारी फौज को। सर ये 6 जजों वाले खत का क्या मामला है, इस पर क्या राय है सर आपकी? मेरी तो राय ये है कि ये जो पहले दिन थी ये है कि इनको कहें कि जो इल्जाम आप कह रहे हैं कि जी हमें प्रेशर किया गया, बताइए कौन सा फैसला प्रेशर के तहत हो। एक और अगर ये 6 जजों ने यूनियन बना के लेटर लिखा है तो जजों में तो यूनियन नहीं होती, इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करता है। तो ऐसी सूरत में 29 को है, मेरा ख्याल में फातिह ईसा साहब को चाहिए इनको बुलाएं, बारी बारी सुने, क्योंकि जो इनका कंडक्ट है यही वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान को कहा था कि जो FIR अभी नहीं भी कटी उसमें भी बेल फुल बादशाही। ठीक है जी, ये बनाना रिपब्लिक है जो मतलब वो कह रहा था गुड टू सी यू, जाओ लंच डिनर करो, दोस्तों को बुला लो। ये आपके वालिद साहब का मुल्क है भाई, और इनके केसेस करप्शन के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पड़े हुए। तो ऐसी सूरत में या तो ये साबित करें या इनको घर भेजें। और दूसरी बात है संदेला साहब, ये जो वकील है ना, वकीलों से जज बनाना ये इस मुल्क का अलमिया है। आप वकीलों से जज मत बनाएं और आप उनकी एक सर्विस शुरू करें। दुनिया अमेरिका में ऐसा हो रहा है सारी जगह। ये तो वकीलों से जज बनाना जुल्म है, ये कभी आपका इंसाफ 138 नंबर पे 138 पे आपने पूरी दुनिया में हमारी जुडिशरी माशाल्लाह, हमारे पीछे 2 मुल्क है जिसके आपको और मुझे नाम भी नहीं पता। तो ऐसी सूरत में
इसको वो इस हद को, ये देखो, एक उन्होंने ऐसा अटैक किया इन 6 जजों ने जिनका अब अपना कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, तो इसको फाइनल करना चाहिए। अगर ये साबित ना करे, बिल्कुल इनको घर भेजे, और ये साबित कर नहीं सकते। इनके पास इनके जो अपने कारनामे हैं वो दूसरी साइड साबित कर सकती है, जिस पे इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये क्या क्या करते रहे हैं, कौन कौन। देखिए ना, 2 जज किस तरह रिजाइन देके भागे हैं जी। इतनी करप्शन की है, खुदा की कसम। मैं आपको बता सकता हूं इतनी दोनों इजाजुल हसन और वो नकवी, लेकिन भागे इसलिए कि वो प्रूफ कर देंगे। इनमें से भी 2-3 के केसेस पड़े हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, प्रूव कीजिए। 4 साल हो गए हैं। वो ज्ञानी का, मौसम ज्ञानी का केस अभी तक सुना नहीं गया जुडिशियल काउंसिल में, क्या वजह है? बिल्कुल ठीक है। असल मुहक्कात और है सर। आखिरी सवाल है, और ये सवाल 2 हिस्सों में है। आने वाले दिनों में एक तो कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत बढ़ाने के बारे में कुछ जेरे गौर है। हुकूमत तो तरदीद कर रही है और कहा जा रहा है कि वो कादी साहब को एक्सटेंशन देने की तैयारियां हो रही हैं। और दूसरी बड़े वाली एक्सटेंशन, क्या बड़े वाली एक्सटेंशन फिर होगी इस दफा सर? देखिए, वो तो अभी टाइम नहीं आया, ठीक है, वक्त दूर है। अभी कहां तक आपने दूसरा कम लिया, वो ये है कि वो शायद एक्सटेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक्सटेंशंस का रिवाज खत्म होना चाहिए। जो जिसकी मुद्दत है वो पूरी करे और जाना चाहिए। काजी साहब को अगर ये जो इस वक्त थोड़ा गजट चल रहा है वो यही है कि एक्सटेंशन देने के मूड में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होगा, उस पर क्रिटिसिज्म होगा, उस पे जाहिर है वो उस पे तो फिर सवालिया निशान उठेंगे अगर ऐसा होगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपके कीमती वक्त। इस तमाशे के चक्कर में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा दिए हैं वो अनबेरेबल है। मरीम नवाज साहिबा ने पार्टी